आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन सिंह की पुस्तक से। प्रयोगात में तार सप्तक के कवियों का हम लोग वाचन कर रहे हैं, जिसमें अब शमशेर बहादुर सिंह जी जो मूलतः प्रयोगवादी रहे हैं और तार सप्तक कवियों में इनकी गणना होती है। शमशेर बहादुर सिंह, जिनका समय 1911 से 1993 ईस्वी तक। शमशेर मूलतः प्रयोगवादी कवि हैं। इस दृष्टि से वे अज्ञेय की परंपरा में पढ़ते हैं। शमशेर और अज्ञेय में अंतर यह है कि शमशेर के प्रयोगवाद का रथ संवेदना का धरातल नहीं छोड़ता, लेकिन जिस प्रकार धर्मराज युधिष्ठिर का रथ धरती से 4 अंगुल ऊपर चला करता था, उसी प्रकार अज्ञेय का प्रयोगवादी रथ भी संवेदना के धरातल से 4 अंगुल ऊपर चलता है। शमशेर अपनी निजी अनुभूतियों, उनकी बारीक बुनावट और प्रायः दुरूहता के कारण भी लोगों का ध्यान आकृष्ट करते हैं। वे छायावाद काल के अंतिम वर्षों से लिख रहे हैं। निराला और पंत के प्रभाव को वे स्वयं स्वीकार करते हैं, पर वे छायावादी नहीं हैं। हंस का संपादन करते समय वे शिवदान सिंह चौहान के संपर्क में आए और मार्क्सवाद के प्रति आकृष्ट हुए। प्रगतिवादी कविताएं भी लिखते रहे, किंतु रचना में प्रगतिवादी नहीं हैं। वे प्रयोगवादी हैं, मानवीय सरोकारों से विरहित प्रयोगवादी नहीं। आत्मसंघर्ष उन्होंने भी किया है, पर इनकी प्रजाति दूसरी है। एड्स का कहना है कि दूसरों से संघर्ष करने वाला रेहटारिक लिखता है और अपने से संघर्ष करने वाला कविता। निराला और मुक्तिबोध में बहिरंतर का गहरा संघर्ष है, पर शमशेर का आत्मसंघर्ष निजी है, प्राइवेट है, पर उसमें अद्भुत कशिश है। शमशेर कहते हैं कि मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके, अगर, इस अगर की विवेचना उनकी कविता की विवेचना है। मेरी कविताओं को अगर वो उठा सके और एक घूंट पी सके, अगर। शमशेर ने प्रगतिवादी कविताएं भी लिखी हैं। वाम दिशा समय साम्यवादी प्रगतिवादी रीतियुक्त है। लेकर सीधा नारा कविता को, यानी इनकी एक कविता लेकर सीधा नारा, कविता को प्रगतिवादी काव्य आंदोलन में बार बार याद किया गया है। लेकर सीधा नारा कौन पुकारा, अंतिम आशाओं की संध्याओं से, मैं समाज तो नहीं, मैं कुल जीवन, कण समूह में हूं मैं केवल, एक कण एक सहारा। अमन राग एक लंबी कविता है इनकी। अमन राग जो महत्वपूर्ण भी है, वो लंबी कविता है। प्रगतिवादी सरोकारों से संबंध, पर इन कविताओं में वे रम न सके, उससे मुक्त भी न हो सके। उदिता 1980 में की भूमिकाओं में इसमें 2 भूमिकाएं हैं। वे प्रगतिवादी काव्य आंदोलन की आवश्यकता महसूस करते हैं। अमन राग, लेकर सीधा नारा और उदिता 3 कविताएं हो गई इनकी। आवश्यकता महसूस करते हैं, किंतु अपने वर्ग संस्कारों के कारण इससे जुड़ न सके। मेरी असली जमीन तो रोमानी ही थी, रोमानी बनी रही। चुका भी नहीं हूं मैं, आभार प्रकट करते हुए इसी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला हुआ है 1977 ईस्वी में। चुका भी नहीं हूं मैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार 1977 ईस्वी। ये इनकी कविता संग्रह है।
उन्होंने लिखा है कि अपनी काव्य कृतियाँ मुझे दरअसल सामाजिक दृष्टि से कुछ बहुत मूल्यवान नहीं लगती। उनकी वास्तविक सामाजिक उपयोगिता मेरे लिए एक प्रश्न चिन्ह सा ही रही है, कितना ही धुंधला सही। शमशेर कहते रहें, प्रगतिवादी घेर घार कर उन्हें अपने शिविर में लाएंगे ही। ये बच्चन सिंह कह रहे हैं कि प्रगतिवादी घेर घार कर उन्हें अपने शिविर में लाएंगे ही। ऊपर जिस अगर का उल्लेख किया गया है उसे विवेचित करने के लिए उनकी रचना प्रक्रिया पर विचार करना होगा। उनकी कविताएं मानसिक जटिलता की कविताएं हैं। वे भीतर और भीतर घुसते जाते हैं, यहाँ तक कि अचेतन मन की सीमाओं में भी प्रवेश कर जाते हैं। इसीलिए रचनाओं की संघटना सूरियलिस्ट हो जाती है। वे त्रिलोचन की तरह सब कुछ कह देने और पूरा वाक्य लिखने के पक्ष में नहीं है। वे बिंबों को, शब्दों को अनायास बिखेर देते हैं। इस बिखराव को विराम, अर्धविराम, डैश, डॉट से नियंत्रित करने की चेष्टा करते हैं। बिखरे हुए बिंबों, प्रतीकों, शब्दों के अंतराल में अंतर्निहित अर्थों को उद्घाटित करने का बहुत सारा काम पाठकों के विवेक पर छूटा रहता है। दूसरे शब्दों में पाठक को सचेत भाव से कविता की पुनः सर्जना में लीन होना पड़ता है, पर अक्सर बिंब खंडित और कभी कभी अबूझ हो जाते हैं। ऐसा उस समय होता है जब कवि अपने अंतश्चेतनात्मक बिंबों को सामाजिकता पर प्रक्षेपित करता है। सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराख हड्डी का, आंखों में घास काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उलटी कलम थामे, 3 तसलों पर कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। सींग और नाखून, लोहे के बख्तर कंधों पर, सीने सुराख हड्डी का, आंखों में घास का काई की नमी, एक मुर्दा हाथ पांव पर टिका, उल्टी कलम थामे, 3 तसलों पर कमर का घाव सड़ चुका है, जोड़ों का भी कड़ा जाल हो चुका पत्थर। जहाँ प्रगतिवादी कविता पर यह प्रक्षेपण नहीं है, वहाँ कविता सपाट हो जाती है। किंतु प्रगतिवादी चेतना का उस पर सबसे बड़ा उपकार यह है कि उसके अभाव में वह रीतिवाद और शुद्ध कविता की ओर चला जाता तो आश्चर्य नहीं था। वे मुख्यतः प्रेम और प्रकृति सौंदर्य के कवि हैं। कहीं दोनों अलग और कहीं दोनों का अद्भुत रासायनिक घोल है। अपने चित्रों को बनाने में वे अनेक रंगों का प्रयोग करते हैं। रंग कई हैं पर एक भी चटकीला नहीं है। सब किंचित मटमैले, धुंधले, सांवले, उदास। कहीं गुलाबी है तो कहीं रंग कत्थई है, कहीं केसरिया है तो सांवलेपन की छाया लिए हुए, बिजली है तो कोहरिल, बादलों के पंख गेरुआ रंग हैं। रंगों के मिश्रण या कंपोजिशन का क्या कहना। उन्हें उसकी अनेक विधियां मालूम हैं। सूर्योदय का एक रंगारंग दृश्य है। प्रात का नभ था बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ बहुत नील शंख जैसे, भोर का नभ राख का लीपा हुआ चौका। आगे उनके रंगीन सीने कैमरा का जादू देखिए। काली सिल थोड़ी केसर से धुल जाती है, फिर स्लेट पर लाल खड़िया मल दी जाती है। नील जल में गौर देह झिलमिला जाती है। यह है सूर्योदय, रंगीन बिंबों से बुना हुआ जागरण का पर्व। प्रातः काल के बिंब की तरह शाम का भी निजी बिंब है। नींबू का नमकीन सा शरबत शाम, नींबू का नमकीन सा शरबत शाम, गहरा नमकीन, प्राचीन ईसाई चीज़ों सी कुछ, राजपुताने की सी बहुत कुछ, गहरी सोन चंपई, सोन गोरिया शाम, शान तुम्हारी साड़ी की सी शाम,
बहुत परिचित। मेरे दिल के अजीब फैलाव की, मेरे दिल की अजीब फैलाव की, लातानी पीतल कांसे के घंटों की सी। क्लासिक शाम, बहुत दूर तक बजती हुई शाम। रूप, रस, गंध आदि के साथ इसमें देसी विदेशी बिंबों को सम्मिलित करके शाम को अंतर्राष्ट्रीय रूप दे दिया गया है। टी.एस. एलियट की तरह शमशेर भी धार्मिक और यौन बिंबों को एक साथ रखकर नया प्रभाव पैदा करते हैं। लातानी पीतल कांसे के घंटों सी बहुत दूर तक बजती हुई शाम क्लासिक शाम में बदल जाती है। उनकी प्रेम कविताओं पर हल्का गौरिक रंग है। टूटी हुई बिखरी हुई कविता में वे लिखते हैं, उनकी कविता टूटी हुई बिखरी हुई में वे लिखते हैं कि बहुत से तीर, बहुत सी नावें, बहुत से पर इधर उड़ते हुए आए, घूमते हुए गुजर गए, मुझको लिए सबके सब। तुमने समझा कि उनमें तुम थे? नहीं नहीं नहीं, उनमें कोई न था, सिर्फ बीती हुई होनी अनहोनी की उदास रंगीनियां थी, फकत रंगीनियां थी फकत। कितनी सधी हुई लय है, सिद्ध लय। भावानुरूप लय को बड़ा भी किया गया है और छोटा भी। इसी से अर्थाभिनय होता है। सारी चीजें बिखरी हुई हैं, टूटी हुई हैं, जो वह स्वयं है। एक वक्तव्य है, उसमें कोई न था। यदि कोई होता तो बिखराव क्यों? सरल वक्तव्य भी वक्रोक्तिपूर्ण या जटिल हो जाता है। फकत तो उदासी को घनीभूत कर देता है। उनकी दूसरी प्रेम कविता है जिसमें प्रेम और प्रकृति को एक में मिलाकर रखा गया है। यह कविता है एक पीली शाम। एक पीली शाम, एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तरक सा अतल में। एक पीली शाम, पतझड़ का जरा अटका हुआ पत्ता, मेरी भावनाओं में तुम्हारा मुख कमल, कृष्ण म्लान हारा सा, अब गिरा वह अटका हुआ आंसू, सांध्य तारक सा अतल में। पीलापन शाम का ही नहीं, पीलापन शाम का ही नहीं है, वह प्रेम पर भी छाया हुआ है। इस संदर्भ में प्रिय का मुख कमल म्लान होना कविता की संरचना के भी अनुरूप है और कवि की भावना के भी। शाम, तारक दल और आंसू का गिरना एक साथ होता है, वह भी अतल में। यह भी एक विरह अनुभूति है, पर किसी अन्य विरह अनुभूति से अलग। पीली शाम की उदासी और ठंडापन लिए हुए है। उनके प्रेम में गहरी आसक्ति भी है और छायावादी पवित्र वायवीयता भी। कवि कहता है, तुम मुझे प्रेम करो जैसे मछलियां लहरों से करती हैं। वह प्रिय पर एकाधिकार नहीं चाहता। लहरों में कूदती, उछलती, मचलती स्वच्छंदता प्रिय मछलियों के प्रेम में अद्भुत जीवनोत्सव होता है, लेकिन प्रिय के मन का छंद स्पर्शातीत है। तन का छंद कथन मात्र से शरीर यष्टि का कालिदास के शब्दों में अन्यथाकृत सौंदर्य अपनी गरिमा में उजागर हो जाता है। ऐसे ही प्रयोगों को देखकर मितता का भाषिक गुण प्रत्यक्ष हो उठता है। अपने में ही सीमित होने के कारण
शमशेर की विषय वस्तु भी सीमित हो गई है। उनकी प्रगतिवादी रचनाएं कमज़ोर हैं, लेकिन उन बहुत से प्रगतिवादी कवियों की रचनाओं से बेहतर हैं जिनके नारों सिद्धांतानुवादों का गुणगान करते हुए बड़े बड़े आलोचक नहीं अघाते। जब वे अपनी सीमा लांघते हैं तो रहस्य लोक में घूम आते हैं, इसमें संदेह नहीं है। भाषा कुछ अधिक अपारदर्शी है, अतः उनकी रचना अन्यों की तुलना में संप्रेषण की समस्याएं अधिक खड़ी करती हैं, किंतु हिंदी भाषा को उन्होंने अछूते बिंबों, रंगों, प्रतीकों और मिथ कथनों की भंगिमा से समृद्ध किया है। कुछ और कविताएं चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने अपने पास बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, और टूटी हुई बिखरी हुई, उनके काव्य संग्रह हैं। ये सभी इम्पोर्टेंट हैं, कृपया इसे नोट कर लें। तो ये थे शमशेर बहादुर सिंह। अब दूसरे भवानी प्रसाद मिश्र जी, जिनका समय 1914। इनके बारे में डॉक्टर बच्चन सिंह ने बहुत कम पंक्तियों में ही लिखकर समेट दिया है। शमशेर के समकालीन ये भी थे, भवानी प्रसाद मिश्र भी। दोनों की रचनाएं दूसरा सप्तक संग्रहित में है, यानी ये सब दूसरा सप्तक में, यानी भवानी प्रसाद दूसरा सप्त में संग्रहित है उनकी रचनाएं। पर पहले व्यक्तित्व और कविता दोनों में सहज सरल, किंतु दूसरे व्यक्तित्व में सहज और कविता में जटिल। पहले व्यक्तित्व दोनों की रचनाएं दूसरा सप्तक में संग्रहित है, पर पहले व्यक्तित्व और कविता दोनों में सहज सरल, किंतु दूसरे व्यक्तित्व में सहज और कविता में जटिल। मिश्र जी के व्यक्तित्व और कृतित्व को पूर्णतः उजागर करती है उनकी पंक्तियां। जिस तरह हम बोलते हैं उस तरह तू लिख, और उसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख। दूसरा सप्तक में संग्रहित उनकी कविताएं गीत फरोश, टूटने का सुख, सतपुड़ा के जंगल आदि बहुत लोकप्रिय हुई। दूसरा सप्तक में ही संग्रहित हरिनारायण व्यास रचनात्मक संभावनाएं लेकर आए, किंतु उनका अपेक्षित विकास न हो सका। भवानी प्रसाद मिश्र के बाद अगले रचनाकार हैं नरेश मेहता, 1921 ईस्वी। नरेश के रहन सहन, वेशभूषा और काव्य रचना पर सुरुचिपूर्ण अभिजात्य की स्पष्ट छाप दिखाई पड़ती है। वे मालवा के निवासी और काशी के अंतरवासी रहे हैं। उनकी रचनाओं में दोनों स्थानों की हल्की गहरी अनुगूंज सुनाई पड़ती है। दूसरा सप्तक के अपने वक्तव्य में नरेश ने लिखा है कि वह आग लिखना चाहते हैं, किंतु उनका व्यक्तित्व आग लिखने से मना करता है। उनकी आरंभिक कविताओं पर ऋग्वैदिक ऋचाओं के आदिम बिंबों का गहरा प्रभाव है। दूसरा सप्तक में संग्रहित किरण धेनुएं और उषस संबंधी 4 गीत इसके प्रमाण हैं। कुछ उदाहरणों से यह बात और भी स्पष्ट हो जाएगी। सरिताओं में सोम दूह रहा, वह अहिर मतवाला। इंद्र हमारे रक्षक होंगे, खेतों और खलिहान। रैण डूंगरी उतर गए, सप्तऋषि अपने वरुण देश में। इन बिंबों में अद्भुत आकर्षण और टटकापन है। वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांत आदि उनके काव्य संग्रह हैं। संशय की एक रात नाट्य शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। मेरा समर्पित एकांत एक रचना है। समय देवता
मेरा समर्पित एकांत में एक रचना है समय देवता। तो समय देवता किस में है? मेरा समर्पित एकांत में। यह दूसरा सप्तक में भी संग्रहित है। इस कविता को नरेश ने नई कविता की पहली लंबी कविता कहा है। उन्होंने स्वयं कहा है। संभवतः मुक्तिबोध की लंबी कविता का रचनाकाल इसके पहले का है। यदि मुक्तिबोध को नई कविता का कवि न माना जाए तो दूसरी बात है। समय देवता में दुनिया भर के देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का दृश्यांकन हुआ है। किसमें? समय देवता में दुनिया भर के देशों की सांस्कृतिक राजनीतिक गतिविधियों का दृश्यांकन हुआ है। समय देवता एक महत्वाकांक्षापूर्ण कविता है। इसके माध्यम से कवि विभिन्न भूखंडों के भूगोल, इतिहास, संस्कृति पर कुछ इस ढंग से प्रकाश डालता है कि वहाँ के निवासियों की रीति नीति और आशा आकांक्षाएं उद्घाटित होती हैं। लंबी कविता होने के कारण इसके चरणों में विलंबित लय का विधान किया गया है। जहाँ कविता को दूसरी दिशा की ओर मोड़ने की आवश्यकता पड़ी है, वहाँ एक छोटी सी लय जड़ दी गई है। इस कविता पर भी वैदिक बिंबों का स्पष्ट प्रभाव है। यहाँ पर सूरज ग्वाला दिन की गाय हाँकता हुआ दिखाई पड़ता है। जगह जगह देश विदेश के सांस्कृतिक चिन्हों का उल्लेख करते हुए कवि ने संबद्ध संस्कृति और दर्शन को भी रेखांकित किया है। सोवियत भूमि के प्रति इसमें गहरी आस्था प्रकट की गई है। सोवियत भूमि के प्रति किसमें? समय देवता में गहरी आस्था किस देश के प्रति? सोवियत भूमि के प्रति। इस कविता का अंत करते हुए कवि ने लिखा है कि क्या लिखा है इस कविता में? और मनुज की पेशानी की चारागाह पर दौड़ रही तूफानों की नई हवाएं। ये नई हवा इतिहास की हवा है, जिसके प्रति कवि पूर्णतः सचेत है। संशय की एक रात में युद्ध को लेकर राम के मन में उठने वाले अंतर्द्वंद को चित्रण किया गया है। अंतर्द्वंद्वों का चित्रण किया गया है। राम का निर्णय व्यक्ति का निर्णय नहीं होता। जिस समय नरेश मेहता लिख रहे थे उस समय व्यक्ति स्वातंत्र्य की बात पूरे जोर शोर से उठाई जा रही थी, लेकिन नरेश के राम सबके निर्णय में अपना निर्णय मानते हैं। अब मैं निर्णय हूँ सबका, अपना नहीं। पर फार्मूलाबद्ध निर्णय गहन आंतरिकता के स्पर्श से बहुत कुछ अछूता रह जाता है। अगले कवि हैं धर्मवीर भारती। सोच तो रही हूँ कि सबको आज एक ही वीडियो में वाचन कर दूँ सप्तक के कवियों को, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो धर्मवीर भारती को नेक्स्ट वीडियो में इनका वाचन मैं करूँगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद।